जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO ऑफलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको इस लेटेस्ट भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। और मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बहुत ही डिटेल्ड में बताऊंगा कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है ताकि आपसे इस फॉर्म को भरने में कोई भी मिस्टेक ना हो। क्योंकि मुझे पता है कि काफी टाइम बाद वैकेंसी आती है और फिर आपसे अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए तो काफी बुरा लगता है। इसलिए आप यहाँ पर टाइम दे करके वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से एक एक करके सभी जानकारी समझ लीजिए कि कैसे आपको कहां पर क्या जानकारी भरनी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर आपको पूरी जानकारी दी गई है। यहाँ पर आपकी टोटल 459 पद है और आपकी किस पोस्ट के लिए कितने पद है कैटेगरी वाइज वो आप यहाँ पर देख सकते हो। नीचे आपको इसी में आकर के पोस्ट वाइज जानने को मिलेगा कि किस पोस्ट पर एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके बारे में मैं एक अलग से थोड़ी देर बाद वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी इस वीडियो में बात करते हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो दोस्तों इसी में आपको ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा है वो दिया है अपेंडिक्स ई के नाम से। आपको क्या करना है, आपको इसका जो प्रिंट है वो निकलवा लेना है। आपको कहीं से इसको लाने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये प्रिंट कराना होगा। ये प्रिंट कराने के साथ साथ आपको नीचे की तरफ जो आपका पेज 4 है ये वाला भी प्रिंट कराना है। ये दोनों चीज आपको प्रिंट करा लेनी है और जो अब मैं आपको बताऊंगा ऐसे आपको इस फॉर्म को भरते जाना है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और दोस्तों अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एनडीए एयरफोर्स ग्रुप एक्शन वाई नेवी की तो आपके लिए अनअकैडमी एक बेहतर प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको प्रत्येक मंडे न्यू बैचेस मिलेगी। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप अनअकैडमी का जो प्लान है वो लेने की सोच रहे हैं तो ले लीजिए क्योंकि जल्दी जो आपको 10% छूट मिलती है कोड का इस्तेमाल करके वो छूट बंद होने वाली है। तो जितना भी जल्दी हो सके आप इसको परचेज कर लीजिए, इसके बाद आपको ये मौका नहीं मिलेगा। और परचेज करते वक्त आपको मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल कर लेना है। और इसमें दोस्तों प्लस सेक्शन में आपको जो फायदे मिलेंगे वो आप यहाँ पर जान लीजिए। इसमें यहाँ पर आपको हजारों लोगों से कंपीट करके चमकने का मौका मिलेगा, प्लस सेक्शन एक्सेस मिलेगा, इंडिया बेस्ट एजुकेटर यहाँ पर आपको दिए जाएंगे, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। और यहाँ पर आपको सिर्फ अनअकैडमी के माध्यम से डेली फ्री लाइव टेस्ट मिलेंगे, 100+ फ्री स्पेशल क्लासेस मिलेगी। और जो आप अन्य फीचर देख पा रहे हो इन सभी फीचर्स का फायदा आपको मिलने वाला है। और जो आपके बेस्ट एजुकेटर हैं उनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हो। ये वो एजुकेटर है जिनके पास काफी सालों का एक्सपीरियंस है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर जो आपकी बैचेस होती है ये आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर होती है। तो आपको क्या करना है, जल्दी से आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी एनडी एयरफोर्स चूज कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना प्लान सिलेक्ट करके मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल करके आज इसको परचेज कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जल्दी 10% की छूट बंद होने वाली है तो जल्दी से जाइए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपके सामने कंट्रोल नंबर है बट ये आपको भरने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑफिशियल के द्वारा फिलअप किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका फॉर्म है या जो इसका पेज है वो आपका A4 साइज 75 GSM बॉन्ड पेपर का होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर बात करें आपकी जानकारी की तो सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट यानी कि आप किस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और ऊपर की तरफ आपको पोस्ट के नाम दिए तो आपको इनमें से जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसी पोस्ट का नाम आपको नेम ऑफ पोस्ट के कॉलम के अंदर लिखना है। और ये नाम आपका अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आप देख भी सकते हो नेम ऑफ पोस्ट भी बड़े अक्षरों के अंदर दिया है। साथ ही आपको बोला है सीरियल नंबर ऑफ पोस्ट इन एडवर्टाइजमेंट यानी कि जो आपका ये एडवर्टाइजमेंट है इसमें जो सीरियल नंबर है उस पोस्ट का सीरियल नंबर क्या है। मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हो रेडियो मैकेनिक की पोस्ट पर तो इसका सीरियल नंबर है 3। आप अप्लाई कर रहे हो अगर मल्टी स्किल्ड वर्कर मैसन की पोस्ट पर तो इसका सीरियल नंबर है 5। तो यही आपको यहां पर लिखना है इस वाले बॉक्स के अंदर। फिर आता है रिक्रूटमेंट सेंटर तो यहाँ पर है GREF सेंटर पुणे तो ये आपका दिया गया है, आपको इसको भरने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इस तरफ है पेस्ट डू नॉट पिन और स्टेपल यानी कि आपको फोटो चिपकाना है, आपको पिन नहीं मारनी है। उसके ऊपर योर डिसेंट कलर पासवर्ड साइज फोटोग्राफ ऑफ साइज 4 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर यानी कि 4 इंटू 5 सेंटीमीटर का आपका फोटो होना चाहिए। और ये आपका कलर फोटोग्राफ हो और ये आपका 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई पुराना फोटो
फोटो है तो आप ये मान करके उसको डालिए कि हाँ ये आपका पुराना फोटो नहीं है। साथ ही जो आपका फोटो है ये आपका अटेस्टेड होना चाहिए गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड नहीं चलेगा, आपको गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा इसको अटेस्ट करवाना होगा। तो यहाँ पर आपने फोटो लगा दिया है। नीचे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट बिलो दी फोटोग्राफ, ये जो आपको कॉलम देखने को मिल पा रहा है इसके अंदर आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर आपका 4 पॉइंट आता है कैटेगरी इन विच अप्लाइड, यानी कि आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो या फिर आपकी कैटेगरी कौन सी है। तो यहाँ पर आपको उसी कैटेगरी में राइट टिक लगा देना है कि हाँ मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने 5 पॉइंट आता है वेटेज परसेंटेज मार्क्स। अब इसके बारे में आपके मन में कंफ्यूजन होगा, ये कंफ्यूजन मैं आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ ताकि आपसे ये जानकारी भरने में कोई मिस्टेक न हो। तो यहाँ पर पहला जो आपका बॉक्स है आपको बोला है कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एसेंशियल एजुकेशनल या फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन, यानी कि जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो उसमें जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है उसमें आपकी कितनी परसेंटेज है वो परसेंटेज यहाँ पर आपको लिखनी है। साथ ही यहाँ पर आपको प्लस करके बोला है एडिशनल परसेंटेज क्लेम्ड एज पर कॉलम 15, यानी कि यहाँ पर ये आपका वेटेज है। एक कॉलम आपको दिया जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये आपका है वेटेज, जिसमें कि अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जो परसेंटेज दी जा रही है अतिरिक्त उनके लिए वहां पर क्लेम करना होगा। मान लीजिए आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको यहां पर क्या करना है, आपको इस वाले कॉलम के अंदर 10% लिख देना है। और इसी प्रकार से अगर आप स्पोर्ट्स एट स्टेट डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी लेवल पर खेले हो तो आपको यहां पर 5% अतिरिक्त दिए जाएंगे। तो आपको यहां पर तो लिखना है अपनी जो आपकी मेन क्वालिफिकेशन है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसकी परसेंटेज। सेकेंडली यहां पर आपने जिस भी कैटेगरी के लिए क्लेम किया है वो कैटेगरी पर आपको कितनी परसेंटेज दी गई है इस जानकारी के अकॉर्डिंग वही आपको यहां पर लिखनी है। और फिर आपको टोटल करके आपकी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन की परसेंटेज है वो, और जो आपको यहां पर कॉलम 15 के अंतर्गत जो परसेंटेज का फायदा मिला है अगर आप उनसे बिलोंग करते हो तो आपको टोटल करके लिख देना है। बट अगर आपके पास जो एडिशनल क्लेम्ड परसेंटेज है उसमें से आपके पास कोई भी कैटेगरी नहीं है, आप उनसे बिलोंग नहीं करते हैं, तो आप सिंपली यहां पर जो आपने ये वाली क्वालिफिकेशन की परसेंटेज भरी है वही परसेंटेज टोटल में भर देनी है, इस वाले कॉलम को खाली छोड़ देना है। आई होप अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं 6 पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बोले कि वेदर बिलोंग्स टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है, यानी कि नो के ऊपर राइट टिक लगा देना है। अगर आप यस करोगे तो आपको यहाँ पर जो कैटेगरी दी गई है इन कैटेगरी में से आपकी कौन सी कैटेगरी है उसी के ऊपर आपको राइट टिक लगाना होगा। फिर 7 पॉइंट आता है वेदर बिलोंग्स टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर यस नो के सामने टिक लगाना है, करते हो तो यस के सामने, नहीं तो नो के सामने। अगर यस करोगे तो आपको उसका जो फोटोकॉपी है आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वो इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। अब आते हैं नेम ऑफ द कैंडिडेट, नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर एज पर 10th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि 10वीं की मार्कशीट के अनुसार आपको यहाँ पर अपना नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है। तो जो भी आपका नाम है वो आपको लिखना है, जैसे कि ए, सेकंड कॉलम में एम, उसके बाद जेड, फिर ए, फिर डी, और जब आपका सरनेम स्टार्ट हो तो आपको एक बॉक्स खाली छोड़ देना है और उसके बाद आपको अपना सरनेम यानी कि लास्ट नेम लिखना है। इस प्रकार से आपको अपना नाम लिख देना है। फिर 9 पॉइंट में आपको अपने पिताजी का नाम देना है, ये भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही देना है और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर ही देना है। डेट ऑफ बर्थ एज पर 10th सर्टिफिकेट, यानी कि 10वीं की मार्कशीट के अनुसार आपकी उम्र कितनी है, आपकी डीओबी क्या है। तो यहाँ पर 02 जैसे कि मैं लिखता हूं, इसके बाद 05 मंथ में और उसके बाद ईयर में 1997, इस प्रकार से मैं अपनी डीओबी भर देता हूं। सेम तरीके से आपको भरनी है। फिर दोस्तों 11 पॉइंट है आपका परमानेंट होम एड्रेस विद पिन कोड, यानी कि जो आपका स्थायी पता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जो भी आपका एड्रेस आपकी आईडी के अकॉर्डिंग है वो आपको यहाँ पर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर ही लिखना है। एक बॉक्स के अंदर एक ही वर्ड लिखिएगा और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखिएगा, और इसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट के सामने अपनी स्टेट लिख देनी है, जो भी आपकी स्टेट है। फिर यहाँ पर आपको अपने पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का डाल देना है, यानी कि लिख देना है। फिर 12 पॉइंट है प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, ये है आपका प्रेजेंट एड्रेस, ऊपर आपने भरा है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो नीचे भी आपने जो ऊपर एड्रेस भरा है वही भर दीजिए, अगर अलग अलग है तो अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस फिलअप कर दीजिए। फिर आते हैं दोस्तों आपके सामने 13 पॉइंट एप्लीकेशन फी डिटेल। यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन फी के बारे में भी आपके डाउट हो गए, ये भी मैं अच्छे से क्लियर करता हूँ कैसे आपको ये फीस पे करनी है।
तो यहाँ पर जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वेटेज के नीचे ही ये जानकारी आपको दी गई है। पहले तो आप जान लीजिए कि किस कैटेगरी कैंडिडेट को क्या फीस पे करनी होगी। तो यहाँ पर जो जनरल कैंडिडेट है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, इसमें यहाँ पर जो फीस रखी गई है वो 50 रुपये है। जो ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए भी 50 रुपये है, और SC ST के लिए कोई फीस नहीं है, और विकलांग के लिए भी कोई फीस नहीं है। अब मान लीजिए आप जनरल या फिर ओबीसी से इस फॉर्म को भर रहे हैं या ईडब्ल्यूएस से भर रहे हैं, तो आपको 50 रुपये फीस पे करनी है। फीस पे करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो ऊपर लिंक दिया है ये लिंक के ऊपर क्लिक करना है। ये लिंक मैं डायरेक्टली आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और रिक्रूटमेंट फी को सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेंट नेम, यही आपको यहाँ पर वो नाम भरना है जो नाम आपने अभी फॉर्म को फिल करते समय यूज किया है। एग्जैक्ट नेम आपको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद आपको अपने पिताजी का नाम एंटर करना है, और ये एंटर करने के बाद आपको नीचे देखने को मिल पा रहा है नेशनलिटी। तो नेशनलिटी में आपको INDN इंडियन लिखना है। DOB आपने क्या चूज किया फॉर्म को भरते समय, वही DOB यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। मैं आपको दिखाता हूँ। इसको सिलेक्ट करके यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। आपने जो एड्रेस फॉर्म के अंदर भरा है वही एड्रेस आपको यहाँ पर पिन कोड सहित लिखना है। आपका आधार नंबर क्या है, वो आधार नंबर आपको यहाँ पर देना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर, अब यहाँ पर हम एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आते हैं। ये आपका एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका 1/2021। तो आपको आना है और ये नंबर यहाँ पर लिख देना है। ट्रेड यानी कि आप किस ट्रेड में अप्लाई कर रहे हो या फिर किस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो। तो चलिए हम इस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, या फिर कह लीजिए कि आपको एग्जैक्ट नेम यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद आपकी फीस का अमाउंट कितना है वो आपको लिखना है। 50 रुपीज़ है तो 50 रुपीज़ लिख देना है। रिमार्क्स में आप कुछ भी जानकारी दे सकते हैं अपने बारे में या फीस के बारे में, कुछ आपको बताना है कि हाँ ये उसकी फीस है। बेसिकली ये आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट फी लिख देना है कि ये रिक्रूटमेंट फी है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपना फिर से नेम देना है और अपनी DOB यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी लिखनी है, और जो यहाँ पर कैप्चा कोड है, सिक्योरिटी कोड है, वो आपको डालना है। डालने के बाद आपको नीचे आकर के सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो जानकारी आपने भरी है इनको वेरीफाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको इन सभी जानकारी को वेरीफाई कर लेना है, और वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। कंफर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने बिल डेस्क आ चुकी है। आप इन मैसेजेस माध्यम से चाहे फीस जमा कर सकते हैं, चाहे वो SBI की नेट बैंकिंग हो, अदर बैंक की नेट बैंकिंग हो, SBI का डेबिट कार्ड हो या अदर बैंक का डेबिट कार्ड हो, UPI हो, NEFT हो या फिर SBI ब्रांच हो। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके फीस को जमा करें, क्योंकि इससे जमा करने पर जो फीस जमा करते हैं उसमें एरर आने के काफी कम चांस होते हैं। वैसे आप डेबिट कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभार, इसलिए मैं आपको नेट बैंकिंग प्रेफर कर रहा हूं। यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम, CVV डालना है, और जो कैरेक्टर यहाँ पर दिए गए हैं ये डाल करके आपको पे के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आपकी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाए तो आपको यहाँ पर आ जाना है जहां से आप फॉर्म को भर रहे हैं। फिर यहाँ पर आपको नेम ऑफ बैंक, यानी कि आपने किस बैंक से फीस को जमा की है, आपको उस बैंक का नाम यहाँ पर देना है। ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस, यानी कि जो आपने यहाँ पर फीस जमा की है उसके बाद आपको जो रेफरेंस नंबर मिला है वो रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पर लिखना होगा। ट्रांजेक्शन डेट, आपने किस डेट में इस फीस को जमा किया वो यहाँ पर आपको लिखना है। अमाउंट आपका क्या था फीस का वो आपको लिखना है। ये सब जानकारी आपको फीस जमा करने के बाद मिल जाएगी। जिन कैंडिडेट SC ST से भर रहे हैं उनको यहाँ पर ये जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही आपको नोट करके बोला कि नो अदर मोड ऑफ पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड अदर देन SBI कलेक्ट, प्रूफ ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन टू बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो आपकी यहाँ पर आपने फीस जमा की है उसकी जो आपको प्रिंट है वो ले लेनी है, और लेने के बाद उसकी फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। फिर दोस्तों 14 पॉइंट आता है, इफ ए कैंडिडेट बिलोंग्स टू मोर देन वन कैटेगरी मेंशन इन पैरा 4 he may indicate his double triple category separately in the following boxes using their observations, यानी कि यहाँ पर जो आपकी 4 ऑप्शन है, ये जो आपकी कैटेगरी यहाँ पर मेंशन की है, अगर आप एक से ज़्यादा कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कि यहाँ पर EWS से भी और GREF वार्ड से भी, आर्मी वार्ड से भी, तो आपको क्या करना है, आपके लिए ये ऑप्शन है 14, आपको यहाँ पर वो सभी कैटेगरी मेंशन कर देनी है जो कि आप बिलोंग करते हो। उन कैटेगरी के अलावा अगर आप नहीं करते हो तो आपको इस कॉलम को खाली छोड़ देना है, आपको ये भरने की आवश्यकता नहीं है। फिर आता है 15 पॉइंट, जिसके बारे में हमने क्वालिफिकेशन में बात की थी। आप इनमें से जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जहाँ पर आपको वेटेज दिया जाता है वो
आपको यहाँ पर यस नो में बताना है। अगर आपके जैसे कि डू यू होल्ड एनसीसी बी सर्टिफिकेट अगर आप करते हो तो यहाँ पर आपको यस के ऊपर टिक करना है, नहीं तो आपको नो के ऊपर टिक करना है। अगर आप इनमें से किसी से भी बिलोंग नहीं करते, आपके ऊपर कोई भी जानकारी एप्लीकेबल नहीं है, तो आप उसको नो कर दीजिए, या सभी पे नो कर दीजिए कि हाँ मैं इसमें से किसी से भी बिलोंग नहीं करता। जिस पे करते हो उस पे यस कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपका जो एक नोट करके आपको बोला है कि इफ यस, जो कि सिर्फ एच के लिए ही है, जो आपका एच पॉइंट है कि हाँ अगर आप इसमें स्पोर्ट्समैन हो और यस करते हो तो आपको बोला है कि राइट एक फॉर स्टेट लेवल। अगर आप स्टेट लेवल पर खेले हो स्पोर्ट्स में तो आपको इस कॉलम के अंदर या फिर इस बॉक्स के अंदर 1 लिखना है, और अगर आप उससे ऊपर वाले लेवल पर खेले हो तो आपको यहाँ पर 2 लिखना है, और अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पर खेले हो तो आपको 3 लिखना है। तो इस प्रकार से आपको देना है। स्टेट लेवल के लिए 1, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए 2 और यूनिवर्सिटी लेवल के लिए 3 इस कॉलम में देना होगा, अगर आप यहाँ पर इस वाले एच वाले ऑप्शन में यस कर रहे हो। नहीं तो आपको नो करना है और इसको भरने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही आपको बोला कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शुड बी अटैच्ड इन सपोर्ट ऑफ अबो क्लेम, यानी कि जो ये ऊपर आपने क्लेम किए हैं, अगर किए हैं तो आपको उनसे जुड़े हुए सर्टिफिकेट इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं, उनकी फोटोकॉपी। अब आता है इसेंशियल क्वालिफिकेशन विद मैट्रिकुलेशन एग्जाम, यानी कि जरूरी क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो, आपको पहले तो नेम ऑफ एग्जाम यानी कि 10th या 12th तो आपको यहां पर लिखना है, जब सबसे पहले 10th। फिर आपने किस ईयर के अंदर पास किया वो ईयर आपको लिखना है इस वाले कॉलम के अंदर। बोर्ड, आपने किस बोर्ड से किया वो आपको यहां पर 3rd वाले कॉलम में देना है। अब यहां पर है सब्जेक्ट एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो सबसे पहले तो आपको यहां पर सब्जेक्ट देना है। आप 10th की जानकारी में ऑल सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, और मार्क्स में यहां पर आपको टोटल मार्क्स देने होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मार्क्स में आपको कितने मार्क्स आए हैं वो लिखना है। जैसे कि मुझे 10th में 600 मार्क्स में से 580 मार्क्स आए थे, तो मैं यहाँ पे मार्क्स में 580 लिखूंगा और आउट ऑफ मार्क्स में मैं 600 लिखूंगा कि हाँ इसमें से मुझे इतने आए थे। परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपकी इनके अकॉर्डिंग कितनी परसेंटेज है वो परसेंटेज आपको यहाँ पर लास्ट वाले कॉलम में लिख देनी है। इसके बाद दोस्तों सेकंड कॉलम में आपको, अगर आप 12वीं पास हो और आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करे हो जिसमें कि 12वीं की क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है, तो आपको यहाँ पर 12वीं की जानकारी भरनी है। अब मैं यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन का जो आपका सेक्शन है पोस्ट वाइज उसके ऊपर लेकर के आता हूं और आपको दिखाता हूं कि किस पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। यहां पर आप अच्छे से देख सकते हो कि हाँ किस पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग यहां पर आना है अपने फॉर्म पर और अपनी जानकारी सेम तरीके से भरनी है। 12वीं में आपको यहां पर सब्जेक्ट में पीसीएम पीसीबी इस तरह से लिख देना है, आर्ट्स कॉमर्स जो भी है, और मार्क्स आपके कितने थे वो यहाँ पर लिखना है और कितने में सही थे वो आपको देना है और परसेंटेज लिख देनी है। फिर जो थर्ड कॉलम में अगर आप अपनी यहाँ पर डिप्लोमा या डिग्री की जानकारी दे रहे हैं तो उसमें आपको बोर्ड की जगह यूनिवर्सिटी का नाम देना होगा जिस यूनिवर्सिटी से आपने वो अपनी क्वालिफिकेशन पास की है। इसके अलावा जो आप अन्य जानकारी भरोगे जैसे कि सब्जेक्ट में आपको सब्जेक्ट लिखने हैं और मार्क्स यहाँ पर आपको सेम तरीके से लिखने हैं जैसे कि आपने 10th की जानकारी या 12th की जानकारी में भरे हैं। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन इस प्रकार से फिलअप हो जाएगी। अगर आपको कोई डाउट है इससे जुड़ा हुआ तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको साथ ही बोला कि अटैच फोटो स्टेट कॉपी ऑफ मार्कशीट wherever grades are awarded they should be converted into equivalent percentage and proof to be attached। यानी कि यहाँ पर आपको अपनी जो आपने क्वालिफिकेशन की जानकारी भरी है 10वीं 12वीं जो भी क्वालिफिकेशन है उसकी फोटो स्टेट कॉपी आपको उस फॉर्म के साथ अटैच करनी है मार्कशीट की। और यहाँ पर आपको बोला है कि दे शुड बी कन्वर्टेड, अगर आपके ग्रेड के अंदर मार्क है तो आपको उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके उसकी फोटोकॉपी प्रूफ के रूप में इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। टेक्निकल एजुकेशन, तो यहाँ पर दोस्तों मैं अभी क्वालिफिकेशन पर आता हूँ। और क्वालिफिकेशन पर जैसे कि आपकी मल्टी स्किल्ड वर्कर की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन इनमें से कोई एक होनी चाहिए जो कि यहाँ पर आपकी दी गई है। इसमें अगर आपसे कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन मांगी है जो कि यहाँ पर आपको दिया जा रहा है जैसे कि पास सर्टिफिकेट क्लास 2 फॉर्मेशन एज लेड डाउन डिफेंस सर्विस रेगुलेशन, तो इसमें आपसे कोई ऐसी टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं मांगी है। इसके अलावा जो नीचे है डिजायरेबल में आपकी यहाँ पर स्टोर कीपर टेक्निकल में जो क्वालिफिकेशन है वो 12वीं है। और इस साथ ही यहाँ पर हैविंग स्टोर कीपिंग नॉलेज रिलेटिंग टू व्हीकल्स और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट ये आपसे मांगा है। डिजायरेबल में आपसे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है बट ये कंपलसरी नहीं है, अगर नहीं भी होगा तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो हुई दोस्तों आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बारे में बातचीत। और यहाँ पर जो मैंने आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया है, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है जैसे कि कोई सर्टिफिकेट है या फिर जो आपके पास ITI की कुछ सर्टिफिकेट है ट्रेड में किसी ट्रेड में, तो आप यहाँ पर वो जानकारी इसके अंदर भर सकते हैं। आपको नेम ऑफ एग्जाम के अंदर आपको जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसका नाम देना है।
किस ईयर के अंदर आपने पास किया वो यहाँ पर आपको देना है। बोर्ड यूनिवर्सिटी की जगह आपको अपनी बोर्ड या यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नाम देना है। मार्क्स ऑब्टेंड लिखने हैं, कितने में से आए से वो आपको यहाँ पर देना है। ऑब्टेंड के अंदर तुम आए हुए और आउट ऑफ यहाँ पर यानी कि टोटल मार्क्स आपको आउट ऑफ मार्क्स के अंदर लिखना है और परसेंटेज आपको यहाँ पर लिख देनी है। साथ ही आपको अपनी फोटोकॉपी भी इसके साथ अटैच करनी होगी। फिर आता है 17 पॉइंट, जहां पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी देनी है और ये सिर्फ ड्राइवर्स, एमटी, रोड रोलर एंड ओईएम्स ओनली पर लागू होती है, इन पोस्ट पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट के लिए। तो अगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल है तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ इशू यानी कि जो आपका लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है वो कब इशू आता वो डेट यहाँ पर डालनी है। इश्यूइंग अथॉरिटी आपकी कौन सी थी वो आपको यहाँ पर देना है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश जो भी है जहां से भी आपने इशू कराया है उसका नाम आपको देना होगा। इनिशियल वैलिडिटी पीरियड ऑफ लाइसेंस यानी कि जो आपकी इनिशियल वैलिडिटी है पीरियड ऑफ लाइसेंस की वो आपको यहाँ पर लिखनी है कि कब, वो डेट आपको बेसिकली यहाँ पर देनी होगी। कब आपका लाइसेंस रिन्यू होगा उसकी डेट यहाँ पर आपको दे देनी है। अगर आप हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस की जानकारी दे रहे हैं तो वो भी आपको सेम तरीके से भरनी है। साथ ही आपको इसकी फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। अब नीचे आता है 18 पॉइंट टोटल एक्सपीरियंस। दोस्तों यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की जानकारी देनी है। अगर आप उस पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर एक्सपीरियंस मांगा है या फिर आप डिजायरेबल रूप में जो एक्सपीरियंस मांगा है उसकी जानकारी दे रहे हो तो आपको नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय यानी कि उस कंपनी या फिर उस बंदे का नाम देना होगा जहां पर आपने काम किया है इस वाले कॉलम के अंदर। साथ ही आपको पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर यहाँ पर वो डेट डालनी है जिस डेट से आपने वर्क को ज्वाइन किया था और 2 में आपको वो डेट डालनी है जब तक आपने वर्क किया है। नेचर ऑफ वर्क डन, आपने किस तरह का वर्क किया है उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में आपको लिख करके बता देना है। मंथली सैलरी ड्रॉन, आपको मंथली सैलरी कितनी मिलती थी वो सैलरी यहाँ पर आपको देनी है यानी कि बतानी है, लिखनी है। आपकी जो परमानेंट थी या फिर टेम्परेरी वो आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर 19 पॉइंट है ओनली फॉर बीआरओ लेबर सीपीएल एक्सपीरियंस। अगर आप ओनली बीआरओ लेबर या फिर सीपीएल है तो आपको जानकारी देनी है, फ्रेशर को ये जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं है। 20 पॉइंट आपका आता है डिक्लेरेशन। यहाँ पर आपको पहले इसका नाम डालना है जिस जगह से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, डेट यहाँ पर डालनी है जिस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है। लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन आपको यहाँ पर लगाना है और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। जिसके ऊपर सिग्नेचर नहीं होंगे वो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर आपको यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आकर के आपको एडमिट कार्ड के अंदर की जानकारी भी भरनी है। यहाँ पर आपको अपना फोटो चिपका देना है। चिपकाने के बाद यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, सन ऑफ यानी कि फादर का नाम देना है, हाउस नेम या फिर नंबर देना है, विलेज का नाम देना है, तहसील लिखनी है, स्टेट डालनी है, पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर लिखना है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लिख देना है, पिन कोड यहाँ पर डाल देना है। और एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जब आप फॉर्म को सबमिशन करोगे तो सिग्नेचर करने होंगे और ये बेसिकली टाइम टू टाइम आपको सिग्नेचर करने हैं। शुरुआत में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इतनी ही जानकारी भरनी है जो कि मैंने यहाँ तक आपको बताई है। और ये सब जानकारी भरने के बाद आपको इसको कहां पर सेंड करना है उसके बारे में आप यहां से जानकारी जान लीजिए। तो चलिए मैं यहां पर इसके बारे में आपको बताता हूं। तो यहां पर सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपको ये फॉर्म कब तक भरना है। तो आपको जो फॉर्म भरना है उसके लिए आपको 45 दिन का समय दिया है इस भर्ती के आने के बाद के। अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं जो कि यहाँ पर आपकी ये स्टेट है, इन स्टेट से हो तो आप 60 डेज बाद तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपको इस फॉर्म को एक लिफाफे के अंदर डालना है और डालने के बाद उस लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, जो कि कैपिटल में होना चाहिए और सेम तरीके से लिखा होना चाहिए जैसे कि यहाँ पर लिखा है। और पोस्ट ऑफ के बाद आपको उस पोस्ट का नाम देना है जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है। कैटेगरी के बाद आपको इनमें से अपनी वो कैटेगरी लिख देनी है जिस पर आपने अप्लाई किया है। वेटेज परसेंटेज इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये लाइन लिखने के बाद आपको अपनी जो परसेंटेज की वेटेज है वो वेटेज आपको लिखनी है लिफाफे के ऊपर की तरफ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये आपका फॉर्म यहाँ पर हो चुका है और आपको इसको सेंड कहाँ पर करना है वो भी आपने यहाँ पर देख लिया है। ये फॉर्म आपका कमांडेंट GREF सेंटर DIGHI कैंप पुणे 411-015 इस एड्रेस के ऊपर आपको सेंड करना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको रीजन बताया कि अगर आप इनमें से कोई भी जानकारी गलत करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर जाएगा। यहाँ पर ये आपके रीजन है, आपको इन सभी रीजन को अच्छे से देख लेना है कि हाँ आपने इनमें से कोई रूल तो नहीं तोड़ा है। अगर आपने ये सभी जानकारी सही से फिलअप किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। और ये वो डॉक्यूमेंट्स की जानकारी यहाँ पर दी गई है जो कि जब आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा जहाँ पर आपको बुलाया जाएगा तो आपको इन सभी जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ जाना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपने इसके बारे में सभी जरूरी जानकारी जान ली है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी आपके मन में एक डाउट होगा कि इस फॉर्म को सेंड कैसे करना है, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर कैसे। तो ये जानकारी भी आप यहाँ पर ऑफिशियली देख लीजिए। आपको यहाँ पर बोला कि ऑल एप्लीकेशन क्यूटिंग दी एडवर्टाइजमेंट नंबर डेट एंड पोस्ट अप्लाइड फॉर दी पोस्ट शुड बी सबमिटेड
टू कमांडेंट इस एड्रेस के ऊपर तो सेंड करनी ही है। ये आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से करनी है अलोंग विद एक्नॉलेजमेंट कि हाँ आपने इस फॉर्म को भरा है, आपको एक्नॉलेज करना है मैं इस फॉर्म को भर रहा हूँ। तो ये आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही सेंड करना है, अन्य किसी माध्यम से नहीं करना है, नहीं तो रिजेक्ट कर जाएगा, इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान भी रखना है। तो दोस्तों ये थी आपकी BRO ऑफलाइन फॉर्म 2021 के बारे में पूरी जानकारी कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। आई होप आपके मन में जो भी डाउट्स होंगे इस फॉर्म को भरने को लेकर के वो क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई सवाल कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।